जय फूले, जय बिरसा, जय भीम। छत्तीसगढ़ से आप सबों को जोहार। आज पूरा देश और यूं कहें पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लॉकडाउन की भयानक मार झेल रही है। और ऐसे ही समय में आती जाती सरकारों द्वारा कल तक किए गए विकास के तमाम दावों की भी पोल खुलती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली नाकामी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। इस पूरे संकट की सबसे ज़्यादा मार भारत के हाशिए पर की जो आबादी है, हाशिए पर के जो तबके हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। यह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि गरीब, दलित, मजदूर, किसान यानी पूरा बहुजन तबका आज चरम बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि पूर्व में भी इसकी कोई बहुत बेहतर स्थिति थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस लॉकडाउन के मौके पर बहुजनों की रोजी रोटी पर आज गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत ज़मीनी स्तर पर या तो पहुंच नहीं पा रही है, या जहां पहुंच भी रही है वह नाकाफ़ी साबित हो रही है। आज बहुजनों के एक बड़े हिस्से के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हुई है। बहुजन तबका ही असंगठित मजदूर भी है और यही तबका है जो सबसे कम संसाधनों में आज तक जीवित रहा है। आज की परिस्थिति में इसके समक्ष एक तरह से कहें तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। संकट की ऐसी घड़ी में हम बहुजन एंगल से महाराष्ट्र और बिहार के मौजूदा समय, समाज और सांस्कृतिक राजनीतिक पहलुओं को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह विषय अत्यंत ही व्यापक है और इस पर एक घंटे में चर्चा मुश्किल काम है। बावजूद इसके मैं महाराष्ट्र और बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों को खासकर मौजूदा समय के संदर्भ में एक तुलनात्मक ढंग से आप सबों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। जब हम बिहार और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दोनों राज्यों की जो भौतिक और वस्तुगत परिस्थिति है उसमें काफ़ी भिन्नता है। बावजूद इसके गहराई में जाकर देखने पर काफ़ी कुछ ऐसा है इन दोनों राज्यों में जो समान है और बहुत कुछ ऐसा है जो विषम है, अलग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है। वहीं आर्थिक पिछड़ेपन के मामले में बिहार का नाम बीमारू राज्यों में शुमार रहा है। बहरहाल हम दोनों राज्यों के बहुजनों के लोकेशन से खड़े होकर चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर है सारे पहलुओं पर विस्तृत चर्चा तो संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कुछ पहलुओं की तरफ इशारा करने की कोशिश करूंगा। पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में समानता किन किन पहलुओं को लेकर है, क्या समान है इन दोनों राज्यों में। तो आइए हम समानता की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र और बिहार का जो ग्रामीण समाज है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। इन दोनों राज्यों का जो ग्रामीण समाज है, इन दोनों राज्यों के ग्रामीण समाज की एक खासियत यह है कि दोनों ही राज्यों में दलितों के टोले मोहल्ले द्विजों से अलग हैं। द्विज जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। तो ये दोनों राज्य में ये समानता है कि भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसकी जो बसावट है, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में दलितों का टोला अमूमन पूरे महाराष्ट्र का तो मुझे
बहुत सूक्ष्मता से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं विदर्भ में रहा हूँ और विदर्भ क्षेत्र को जितना मैंने देखा समझा है और कुछ मराठवाड़ा और ये सब के साथियों से भी मेरी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, तो इसका अनुभव बताता है कि महाराष्ट्र में जहाँ ग्रामीण समाज में दलितों की बसावट गांव के पूर्व दिशा में है, दलितों के जो टोले हैं वो सभी पूर्व दिशा में हैं गांव से, और ठीक बिहार में भी इसी तरह का है, केवल दिशा का थोड़ा फर्क है। बिहार में दलितों के जो टोले हैं गांव में, दलितों का टोला मोहल्ला जो बोलते हैं आप, तो वो गांव के दक्षिण दिशा में है। तो यानी दोनों को दिशाओं का ज़रूर फर्क है, लेकिन गांव से अलग एक खास डायरेक्शन में बसाया गया है। तो ये एक सिमिलरिटी मैं देख पाता हूँ बहुजन एंगल से दोनों राज्यों में। और एक दूसरी बात करें तो दोनों राज्यों में एक समानता यह भी है कि दोनों राज्यों में जो दलित राजनीति है वो खंडित है, वो एकजुट नहीं है, वो एकताबद्ध नहीं है, उसमें आपस में काफ़ी टूटन है। और एक तीसरे पहलू की यहीं इसी संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो दोनों राज्यों की खासियत है कि दलित और ओबीसी के बीच ग्राउंड स्तर पर गहरे अंतर्विरोध मौजूद हैं। वो सवर्ण सामंती ताकतों से तो अंतर्विरोध हजारों वर्षों से रहे ही हैं। सवर्ण सामंती ताकतों के उत्पीड़न के शिकार तो दलित रहे ही हैं, शूद्र भी रहे हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं। महात्मा फुले ने जिनको शूद्र और जो है अति शूद्र की श्रेणी में रखा था। तो लेकिन आज हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में भी दलितों और ओबीसी के बीच अंतर्विरोध मौजूद हैं, और लगभग उसी किस्म के थोड़े बदले हुए स्वरूप में बिहारी समाज में भी इन दोनों तबकों के बीच अंतर्विरोध मौजूद हैं, जिसको एकजुट करने की कोशिश महात्मा फुले कर रहे थे, जिसको एकजुट करने की कोशिश पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कर रहे थे, जिनको एकजुट करने की कोशिश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, साहू जी महाराज कर रहे थे। तो एकजुटता तो कितनी बन पाई ये समीक्षा का विषय है, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत गहरे अंतर्विरोध समाज ग्राउंड स्तर पर देखने को आज भी मिल जाते हैं, और जिस मामले में महाराष्ट्र और बिहार में समानता है। और ब्राह्मणवादी सांप्रदायिक शक्तियों का नाभिक न्यूक्लियस महाराष्ट्र में है, किंतु इसकी जड़ें जो है वो बिहार तक फैली हुई हैं। इस मामले में नेटवर्क चला जा रहा है, तो इसकी जड़ें फैली हुई हैं बिहार के सुदूर इलाकों तक। तो इस मामले में भी एक रिश्ता है महाराष्ट्र और बिहार का। बहुजन एजेंडे पर ही केंद्रित होकर हम और समझने की कोशिश करें तो दोनों ही राज्यों में भूमि सुधार का एजेंडा अनुत्तरित है। महाराष्ट्र में तो कुछ लोग बताते हैं कि 3000 परिवारों के पास 72% कृषि योग्य भूमि उनके कब्जे में है। बिहार में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। बिहार में भी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो मुकम्मल ढंग से नहीं हुआ है। भूदान वगैरह में थोड़ी ज़मीन ज़रूर वितरित हुई, लेकिन भूदान की आड़ में ज़मींदारों ने अपने ज़मीनों की एक तरह से हिफाजत ही की है, और वो ज़मीनें आज भी प्रकारांतर से उन ज़मींदारों भूस्वामियों के ही कब्जे में है, जिनका ग्रामीण समाज में आज भी सवर्ण सामंती दबदबा एक तरह से बना हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति बिहार में दर्जनों नरसंहारों के रूप में हुई है, जिसकी अभिव्यक्ति बिहार के कोने कोने में आज भी मौके को मौके पर दिखाई पड़ती है। तो इस मामले में भी दोनों राज्यों में समानता है कि दोनों राज्यों में भूमि सुधार का काम नहीं हुआ। उस भूमि सुधार का, जिस भूमि सुधार के जरिए ग्रामीण समाज की जो शक्ति संरचना थी, जो पावर स्ट्रक्चर था, वो पावर स्ट्रक्चर बदल सकता था।
जिस भूमि सुधार के जरिए समाज की जो हाशिए पर की आबादी है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, कमज़ोर तबकों की, तो इन तबकों को जीवन जीविका के जो एक ठोस साधन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले साधन, भूमि को हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले साधन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस मामले में भी दोनों राज्यों में समानता है। और भी कई समानताएं हैं, मैं एक एक कर उसका जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। 70 के दशक में जब महाराष्ट्र में दलित पैंथर का मूवमेंट शुरू हुआ, तो यही वह समय था जब बिहार में भी नक्सलवाड़ी आंदोलन चल रहा था। तो मतलब ये दोनों थोड़े आगे पीछे अंतराल में एक साथ चलते दिखाई देते हैं, और दोनों के एजेंडे में भी लगभग जो है ढेर सारी सिमिलरिटी है। दोनों आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इज्जत और साथ में जो है सम्मानजनक आजीविका, इन सारे प्रश्नों से ये दोनों मूवमेंट जुड़ते हैं। तो इस मामले में भी है कि दोनों जगह एक ही समय में ये छटपटाहट दिखाई देती है। आज़ादी के बाद बिहार में शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर आदि का भी संघर्ष कमज़ोर तबकों के पक्ष में दिखाई देता है। और एक सिमिलरिटी है दोनों राज्यों में कि दोनों राज्यों में दलित मुख्यमंत्री भी अब तक हो चुके हैं। बिहार में संभवतः 2 दलित मुख्यमंत्री हुए हैं, भोला पासवान शास्त्री और अभी कुछ वर्ष पहले जीतन राम मांझी। महाराष्ट्र में भी सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह अलग बात है कि यह कोई दलित लोकेशन से आई हुई पार्टी के प्रतिनिधि नहीं थे। ये रूलिंग क्लास की ही थोड़ी लिबरल कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी, तो कोई बिहार में जब जीतन राम मांझी बने थे तो वो जेडीयू और इस तरह के बीजेपी के गठबंधन से चलने वाली सरकार थी। तो ये एक तरह से रूलिंग क्लास की ही थोड़ी जो है इफ बट करने वाली पार्टियां, तो ये भी एक सिमिलरिटी है। और एक महत्वपूर्ण सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ही जगह ओबीसी जो नेतृत्व है वो थोड़े अंतर के साथ ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी इस मायने में मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग लालू यादव को बहुत सेकुलर, बहुत सोशल जस्टिस पक्षधर मानते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में उतर करके सोचने पर लगता है हम ऐसे लीडर को ब्राह्मणवादी की श्रेणी में रखते हैं जो जाति वर्ण व्यवस्था के खात्मे को लेकर कोई गंभीर संघर्ष नहीं चलाते। क्योंकि जब आप इसके खिलाफ कोई गंभीर संघर्ष नहीं चलाते हैं तो जाहिर है आप भी प्रकारांतर से इस जाति वर्ण व्यवस्था के पक्ष में ही होते। तो ये ऐसा कोई संघर्ष न तो ओबीसी नेतृत्व महाराष्ट्र में चलाता हुआ दिखता है और न ही बिहार में चलाता हुआ दिखता है। थोड़े वोट मैनेज करने के लिहाज से कभी कोई सेकुलर, कभी कोई बहुजन पक्षधर, कभी कोई सोशल जस्टिस पक्षधर दिखने की कोशिश करता है। वो सब वो वोट मैनेजमेंट का एक तौर तरीका है। तो इस लिहाज से भी दोनों राज्यों में सिमिलरिटी है। और वंचित जातियों की जो ये है जद्दोजहद है समानता की, अपने हक अधिकार की, तो ये जद्दोजहद दोनों राज्यों में दिखाई पड़ती है। इस मामले में भी समानता है। अब ये अलग है, डिग्री में फ़र्क है, तौर तरीके में फ़र्क है, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर महाराष्ट्र को एक जो है मजबूत विरासत, एक प्रगतिशील विरासत मिली है। महात्मा ज्योतिबा फूले की विरासत, माता सावित्रीबाई फूले की विरासत, साहू जी महाराज की विरासत से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित पैंथर की विरासत मिली है। बिहार इस मामले में थोड़ा सा अलग रहा है कि बिहार को इस तरह की विरासत नहीं मिली है। यह सही बात है कि बिहार को प्राचीन काल में बुद्ध की विरासत मिली है, लेकिन बिहार, मौजूदा बिहार की अगर हम बात करें तो वो महात्मा बुद्ध की विरासत को संजो कर रखने और उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने की जद्दोजहद करने में बिहार एक तरह से
हाँ, नेटवर्क थोड़ा वीक है, पता नहीं ये लॉकडाउन का इफ़ेक्ट है क्या। हर नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ जा रही है। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि महात्मा बुद्ध की विरासत को बिहार संजोए रखने और उसको आगे बढ़ाने में लंबे समय से नाकाम दिखाई देता है। लेकिन आधुनिक काल में महाराष्ट्र में महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलित पैंथर आंदोलन के एक हिस्से ने उस विरासत को बहुत मजबूती से थामा है। कहीं ना कहीं आज भी उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा सकता है। राजनीति में नहीं, मतलब खासकर समाज में, महाराष्ट्र के समाज में, खासकर बहुजनों में उसका गहरा असर देखा जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि बिहार ने ज़रूर बुद्ध दिया, लेकिन आधुनिक काल में जो नव बौद्धवाद है उसकी पूरी धारा महाराष्ट्र से शुरू होती है और नए सिरे से बौद्ध धम्म का विस्तार करने की, एक समानता की जो चाह है हजारों वर्षों की भारतीय समाज की, उस चाह को एक रास्ता दिखाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। तो इस मामले में भी हमारे रिश्ते जो है बिहार और महाराष्ट्र के आपस में काफ़ी करीब के दिखाई देते हैं। आज़ादी के बाद ज़रूर ये आज़ादी के आंदोलन के समय तक बिहार में, यूपी में बाबा साहब के आंदोलन का, बाबा साहब के विचारों का बहुत कोई गहरा असर नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज़ादी के ठीक बाद बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश बिहार में भी दिखाई देती है। रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव प्रसाद, ये जो धारा रही उसमें ऐसी संभावना थी कि वो बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संघर्षों को और सच कहें तो समानता मूलक समाज बनाने का, बहुजनों के हक अधिकार, न्यायपूर्ण समाज का जो सोशल जस्टिस का की बुनियाद पर गढ़ा जाने वाला समाज है, तो उस समाज को रचने गढ़ने की जद्दोजहद दिखाई पड़ती है। लेकिन यह धारा आगे नहीं जा सकी, इसके अपने कारण हैं। लेकिन ये सभी, ये ललई सिंह यादव, ये सभी हिंदी पट्टी में बाबा साहब को लेकर आए थे, बाबा साहब के विचारों को लेकर आए थे, महात्मा पेरियार के विचारों को लेकर आए थे, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर आए थे। तो एक रिश्ता यहाँ भी दिखाई देता है कि महाराष्ट्र और बिहार का इस मामले में एक वैचारिक साझेदारी थोड़े अंतराल से ही सही एक दिखती है। और इस दृष्टि से भी एक सिमिलरिटी, मैं जितना दिन महाराष्ट्र में रहा हूँ, 6-7 वर्षों का वहाँ का अनुभव है, तो एक सिमिलरिटी यह भी है कि दोनों ही राज्यों में जो ओबीसी सोशल बेस है उस पर भी ब्राह्मणवाद की गहरी छाप है। क्योंकि ओबीसी जो नेतृत्व है ब्राह्मणिकल है, थोड़ा कोई कम थोड़ा ज़्यादा, तो इस कारण से वह सोशल बेस, और इस दृष्टि से हम बात करें तो ये समानता है दोनों राज्यों में कि इस सोशल बेस को ब्राह्मणवाद की गिरफ्त से मुक्त कराने के गंभीर प्रयास की दोनों ही राज्यों में ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से भी दोनों जगह समानता है। और हमने जैसा शुरू में बात की थी कि दलित राजनीति दोनों ही राज्यों में खंडित है, तो दोनों राज्यों का जो स्थापित दलित नेतृत्व है वो मनुवादी शक्तियों का पिछलग्गू बना हुआ है। किंतु महाराष्ट्र में थोड़ी अलग स्थिति है। अब बिहार में तो इस मामले में जो स्थापित दलित नेतृत्व है वो पूरी तरह से मनुवादी शक्तियों के आगे सरेंडर कर चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा इस मामले में ये फ़र्क है। यहाँ भी हालांकि जो स्थापित दलित नेतृत्व है वो थोड़े इब्बट के साथ ही साथ है, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। लेकिन छिटपुट ढेर सारी कोशिशें दोनों राज्यों में चलती हुई दिख रही हैं नए सिरे से। भारी बहुजन महासंघ की कोशिश को महाराष्ट्र में दर्ज किया जा सकता है। ऐसी और भी कोशिशें हैं छोटी बड़ी जो
एक नई राजनीति, एक जो दलित पक्षधर राजनीति, खास करके एक जो है नए किस्म की बहुजन राजनीति, सोशल जस्टिस के समग्र एजेंडे पर केंद्रित राजनीति, तो इसकी और भरपूर सुगबुगाहट ये बिहार में भी देखने को मिलती है। और इस मामले में भी मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों राज्यों में ये सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों राज्यों की जो बहुजन आबादी है ये उसकी ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से दोनों राज्यों में सिमिलरिटी है। अब इस सिमिलरिटी के बाद कुछ असमानता के जो पहलू हैं दोनों राज्यों में, उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। उसके पहले थोड़ी सी राजनीति पर चर्चा जो दलित राजनीति के संदर्भ में मैं कर रहा था। महाराष्ट्र में विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के 29 सीट हैं, 29 सीट, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स के 25 सीट हैं। कुल 288 सीटों में ये 29 और 25 यानी लगभग 54 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा की दृष्टि से भी देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लोकसभा की कुल 40 सीटों में शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कुल 243 सीटों में शेड्यूल कास्ट की 38 सीटें और शेड्यूल ट्राइब्स की 2 सीटें हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में इस मामले में सिमिलरिटी है कि एक घनघोर निराशा है पार्लियामेंट के भीतर और असेंबली के भीतर भी। ऐसा कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो कुछ एक अपवादों को छोड़ देने के बाद ये जो सुरक्षित सीटों से जीत कर आने वाले जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तबके से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रकारांतर से उन्हीं शासक वर्गीय पार्टियों के, उन्हीं मनुवादी पार्टियों के एजेंट की ही भूमिका में हैं। और इन शासक वर्गीय पार्टियों ने भी, आप देखेंगे कि कभी जो है नेतृत्व देने की, नेतृत्व में लाने की कोई गंभीर कोशिश शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की इन दोनों राज्यों में उस तरह से नहीं की है। और जो नेतृत्व उभरा संघर्ष के बूते, उसने भी प्रकारांतर से सरेंडर किए हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले जुझारू संघर्ष दलित पैंथर आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद आज मनुवादी शक्तियों की गोद में खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि ग्राउंड स्तर पर जो दलितों के बीच राजनीतिक जागरूकता है, तो उसका असर है कि रामदास अठावले जी को बिना चुनाव लड़े भी मंत्री पद दे दिया जाता है। तो ये उस डैमेज कंट्रोल रूलिंग क्लास करने की कोशिश करता है और वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। इससे कोई दलितों का बहुत लॉन्ग टर्म कोई बहुत क्रांतिकारी लाभ हो जाएगा या बहुत मुकम्मल फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा इस रूप में इसको नहीं देखा जा सकता है। लेकिन बात करें हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार में भी उसी तरह से रामविलास पासवान जो दलित नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं पिछले कई दशकों से, जो है कांसीराम के उभार के पहले से वो स्थापित चेहरा रहे हैं हिंदी पट्टी के। लेकिन वो जो है प्रकारांतर से मनुवादी शक्तियों के साथ साझेदारी करते रहे हैं, उनके साथ जो है उन तरह से कहें नतमस्तक होते रहे हैं, उनके एजेंडे पर काम करते रहे हैं। यह सब मैं चर्चा इसलिए कर रहा था कि थोड़ी समझने में इस बात को आसानी हो कि जब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की बात आई, तो पार्लियामेंट में इतने आरक्षित तबके से आए हुए सांसदों के बावजूद कोई मुकम्मल जो है न तो बहस हो पाई न मुकम्मल विरोध हो पाया। विधानसभा के भीतर भी कोई उस तरह से मुकम्मल विरोध नहीं हो पाया और बारी बारी से सभी राज्यों ने संवैधानिक मूल्यों की हत्या करते हुए, बाबा साहब ने जिस सामाजिक न्याय का प्रावधान संविधान में किया था और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी थी, तो उस व्यवस्था सामाजिक न्याय की इस आत्मा को कुचलते हुए, रौंदते हुए, इस पर बुलडोजर चलाते हुए आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की 10%।
ये 10% आरक्षण की व्यवस्था दरअसल अपने मूल अंतर्वस्तु में जो दलितों पिछड़ों के सामाजिक न्याय का एजेंडा है, उस एजेंडे को धाराशायी करने की चाल है। ये एक किस्म की बहुत गहरी साजिश का पार्ट है। बावजूद इसके इसका विरोध पार्लियामेंट और असेंबलीज के भीतर इतने सारे जो है इन तबकों के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद नहीं हुआ। इतने शूद्र, इतने ओबीसी तबके के लोग बिहार में भी विधानसभा में हैं, और जो है नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और वो ओबीसी तबके से आते हैं। महाराष्ट्र में भी ओबीसी की राजनीति कहा जाता है बहुत मजबूत है। शरद पवार उसके बड़े रहनुमा माने जाते हैं पिछले कई दशकों से, और वो कहते हैं सरकार किसी की भी बने, किंग मेकर की भूमिका शरद पवार की होती है। तो बावजूद इसके इसको लेकर कोई मुकम्मल विरोध नहीं दिखाई पड़ता है इस मुख्य धारा की राजनीति के भीतर। महाराष्ट्र में इस मौके पर जब सवर्ण आरक्षण की बात आई तो उस समय सड़क पर भी कोई बड़ा जो है प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन बिहार थोड़ा सा इसमें अलग दिखता है। बिहार में या हिंदी पट्टी में इसको लेकर बहुत ज़ोरदार प्रतिरोध दिखाई पड़ता है। इसका थोड़ा अभाव महाराष्ट्र में उस वक्त देखा गया था। तो इसलिए मैं इस जो है कुछ विधानसभा और लोकसभा के इन दोनों राज्यों के जो आंकड़े हैं, इसलिए मैं इसकी संक्षिप्त में चर्चा कर रहा था ताकि हमें समझने में सहूलियत हो। मैं याद दिलाना चाहता था केवल, बाकी तो आपको मालूम ही होगा, आप सभी गहरे सामाजिक सरोकार रखने वाले साथी लोग हैं। अब मैं कुछ समानता के बाद मैं कुछ असमानता के पहलुओं की, इन दोनों राज्यों में जो असमानता है, असमानता के कुछ पहलुओं की चर्चा करना चाहता हूँ। अब एक पहली जो असमानता जो वो काफ़ी लोकप्रिय है, जिसको सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की भांति बिहार में किसान आत्महत्याएं नहीं होती हैं। और किसान आत्महत्याओं की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुजन, मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुजन एंगल से मैं बिहार और महाराष्ट्र को देखने की कोशिश करूँगा। तो ये जो किसान आत्महत्या करने वाले हैं वो ज़्यादातर बहुजन ही हैं। ज़्यादातर ओबीसी तबके के लोग आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में जहाँ मैं रहा कई वर्षों तक, और जिन साथियों ने विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च किया है, उनके भी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। कुछ विदेशी स्कॉलर्स ने भी रिसर्च किए हैं, उनके आंकड़े भी, कुछ दूसरे राज्यों के स्कॉलर्स ने, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, उसमें कई रिसर्च हुए हैं। और ये सारे रिसर्च बताते हैं कि जो आत्महत्याग्रस्त किसान हैं वो, उनमें से ज़्यादातर हिस्सा तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के एक हमारे मित्र हैं, शोध छात्र हैं, उनका रिसर्च बताता है। उन्होंने वर्धा को केंद्रित करते हुए एक रिसर्च उनका भी चल रहा है। तो उनके रिसर्च के भी आंकड़े बताते हैं कि 63% जो किसान हैं आत्महत्या करने वाले वो ओबीसी, 16% जो है वो शेड्यूल कास्ट के, और फिर शेष ट्राइबल्स हैं और ये नॉमिनेटिव ट्राइब्स हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा जो किसान आत्महत्या करता है, और मात्र 1%, उनके रिसर्च में ये चौंकाने वाली बात भी आई है कि मात्र 1% ही आत्महत्या सवर्ण जाति के किसान ने की है। तो किसान आत्महत्या की इसलिए मैं विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा था। और आज भी जो भारत का ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज में जो बहुतायत उपस्थिति है वो बहुजनों की ही है। और खेती किसानी के काम से, उसमें जो कठिन श्रम है, उस काम से बहुजन तबका ही जुड़ा हुआ है। तो इस किसान आत्महत्या के पहलू को इसलिए भी समझना ज़रूरी है। बिहार में हालांकि किसान आत्महत्याएं नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बहुजन किसान हैं उनकी स्थिति बहुत खुशहाल है। दोनों राज्यों की, शुरू में हमने कहा था कि भौतिक परिस्थिति, वस्तुगत परिस्थिति भिन्न है,
जहाँ महाराष्ट्र के इस हिस्से की बात करें, विदर्भ वाले हिस्से की, तो पानी की भारी दिक्कत है। तो बिहार का जो हिस्सा है उसमें एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20-22 ज़िले बिहार के जो हैं वो हर साल जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है वहाँ। और जो बहुजन किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनको बहुत बर्बादी, बदहाली, तंगहाली की, फटेहाली की मार झेलनी पड़ती है। तो ये जो है किसान आत्महत्या की दृष्टि से असमानता है। महाराष्ट्र की कृषि में कारपोरेटों का बहुत भयानक दखल कारपोरेट हाउस का दिखाई देता है। और इस पहलू पर विचार करें गहराई से तो सरकार एकदम पूरी तरह से षड्यंत्रकारी भूमिका में दिखती है। अभी महाराष्ट्र में जो किसानों को ये दिया जा रहा है, भूमिहीन किसानों को जो घर दिया जा रहा है, जो भूमिहीनों को जो घर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार ने सेम टाइम कारपोरेट हाउस को इस बात की छूट दे रखी है कि वो माइक्रो फाइनेंस के नाम पर गांव-गांव में भूमिहीनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं घर बनाने के लिए कर्ज लेने का। और वो काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पर जो है कि देते हैं भूमिहीनों को कर्ज, और फिर घर बनाने के लिए। अब सरकार सेम टाइम भूमिहीनों का घर बनाने के लिए स्कीम चला रही है। तो सरकार ने आखिर ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को इजाज़त क्यों दे रखी है? सरकार ने भूमिहीनों का घर बनाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी स्लो करके रखा है, पूरा धीमा करके रखा है। और दूसरी तरफ वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जा रही हैं और लोगों को लुभा रही हैं और उनको ज़मीन पर घर बनाने के लिए कर्ज दे रही है, ताकि वो किसान वो जब सरकार की योजना के लाभ लेने की बारी आए तो जो है सरकारी सर्वेक्षण बताए कि नहीं, इनके पास तो घर है। तो सरकार देखिए किस तरह से षड्यंत्र कर रही है बहुजन आबादी के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। तो ये एक बात, एक जो है असमानता इस पहलू में भी दिखाई पड़ती है। और एक दूसरे पहलू की मैं चर्चा कर रहा हूँ असमानता के लिहाज से। मौजूदा समय में हम अगर देखें तो महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार में वामपंथी आंदोलन थोड़ा सशक्त दिखाई पड़ता है। कभी महाराष्ट्र में भी वामपंथी पार्टियां, वामपंथी आंदोलन काफ़ी सशक्त हुआ करती थी। 70-80 के दशक तक तो महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आज जो है महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट आंदोलन काफ़ी कमज़ोर और केवल कुछ औपचारिकताएं पूरी करता हुआ, कुछ सेमिनार, कुछ सजा धजा आयोजन करता हुआ ही दिखाई पड़ता है। लेकिन बिहार थोड़ा इस मामले में डिफरेंट है कि बिहार में एक लेवल पर वामपंथी आंदोलन, खासकर जो है CPI-ML का, भाकपा माले का आंदोलन दिखाई पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी दोनों राज्यों में फ़र्क है। और एक और पहलू की बात करें तो बिहारी समाज में सवर्ण सामंती जकड़न महाराष्ट्र के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र के विदर्भ के हिस्से में सवर्ण सामंती जकड़न थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। अब महाराष्ट्र के शेष हिस्से में सवर्ण सामंती जकड़न के मामले में बिहार से बहुत कुछ सिमिलरिटी है। उसी किस्म की बर्बरता, उसी किस्म के उत्पीड़न जो है मौके पर आते हैं। हालांकि बर्बरता के मामले में बिहार थोड़ा आगे है। सवर्ण सामंती ताकतों की जो आतताई सेना है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि वो नरसंहार मचाती रही हैं बिहार में। तो ऐसा कोई बड़ा नरसंहार तो बिहार में नहीं दिखता है, वो एक खैरलांजी वाली घटना दिखती है। और अभी इधर हाल में वो सवर्ण सामंती जो दबदबा है वो दिखाई पड़ा था भीमा कोरेगांव के मौके पर, और इसने भी उसी बिहार के उस दौर की याद ताज़ा करा दी थी। और महाराष्ट्र के भी उस दौर की, जब बाबा साहब महार चावदार तालाब सत्याग्रह कर रहे थे, तो जिस तरह से सवर्ण सामंती शक्तियों ने उस सत्याग्रह को का दमन करने की कोशिश की थी, सत्याग्रहियों का जिस तरह से अमानवीय उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, तो उसकी एक बार जो है भीमा कोरेगांव के मामले ने याद ताज़ा करा दी है। उसी आरोप में, उसी जो है भीमा कोरेगांव में जो ये हुआ था, तो उसी आरोप में अभी आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, इन लोगों को की अरेस्टिंग हुई है।
तो स्टेट, सेंट्रल और जुडिशियरी और सवन समन्वित शक्तियाँ, इसके बीच जो है पिछले दौर में जो गठजोड़ था तो वो बहुत दिखाई नहीं पड़ता था या आम लोगों को समझ में नहीं आता था। आज ये एक बात हुई है कि ये गठजोड़ खुल करके सामने आया है। बिहार के संदर्भ में भी खुल करके सामने आया है। बिहार में जहाँ सभी नरसंहारों के आरोपी बारी बारी से बरी हो गए हैं, और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी ये गठजोड़ खुल करके सामने आया है। और आतताइयों को, उत्पीड़कों को सजा देने के बजाय उत्पीड़ित तबकों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वालों को ही षड्यंत्र के आरोप में उन पर फर्जी मुकदमे लाद करके उनकी गिरफ्तारियां, उनके दमन, उनको जेलों में ठूंसने का ये सिलसिला महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है। एक और अंतर की बात करें हम अगर दोनों राज्यों में, तो महाराष्ट्र में क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ दलित अस्मिता का भी जो है उभार ये बिहार के मुकाबले ज़्यादा दिखाई देता है। बिहारी अस्मिता अभी तक शक्ल नहीं ले पाई है। यहाँ जाति अस्मिता सभी अस्मिताओं पर भारी है। तो इस लिहाज से भी दोनों में ये फ़र्क है। सामाजिक न्याय के छोर से देखें तो बिहारी समाज में, हमने संक्षेप में पहले भी जिक्र किया था, सामाजिक न्याय के संघर्ष की तीखी छटपटाहट देखी जा सकती है। सवर्ण आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के वक्त भी महाराष्ट्र में कोई तीखा संघर्ष नहीं हुआ जैसा भीमा कोरेगांव के मसले पर हो गया। लेकिन बिहार में और हिंदी पट्टी में खास करके, और यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये संघर्ष ज़्यादा तीखा दिखाई पड़ता है। वैसा संघर्ष ये सवर्णों को 10% रिजर्वेशन देने के सवाल पर असंवैधानिक तरीके से वो बहुत तीखा नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि जब SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में संशोधन करने की बात आई थी तो उस वक्त महाराष्ट्र में भी तीखा संघर्ष दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में भी सड़कों पर उतरने का सिलसिला धारावाहिकता में दिखाई पड़ता है। बिहार में भी दिखता है, यूपी में भी दिखता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये 10% रिजर्वेशन और 13 पॉइंट रोस्टर वो काफ़ी लेट से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में ये विश्वविद्यालयों से कुछ आवाज़ उठनी शुरू हुई, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में एक फेज पूरा कर चुका था वो मूवमेंट। उसके बाद महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। हमने एक और असमानता की चर्चा पहले की है, उसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आधुनिक काल में सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज बनाने का जिस किस्म का संघर्ष दिखता है वैसा संघर्ष बिहार में नहीं दिखता है। ये एक जो है दोनों में फ़र्क है। जाहिर है उसमें महात्मा फुले और बाबा साहब का व्यापक योगदान रहा है। महाराष्ट्र के पास एक जो है भरी पूरी विरासत रही है, और बिहारी समाज पर सच पूछिए तो तुलसी का प्रभाव, तुलसीदास का प्रभाव ज़्यादा रहा है। तो इधर जो समतामूलक जो धारा है कबीर की, संत रैदास की, तो इसका बहुत असर बिहारी समाज पर नहीं दिखता है। बिहारी समाज पर तुलसीदास का ज़्यादा असर दिखता है, जबकि महाराष्ट्र में संत तुकाराम से लेकर बाबा साहब की एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी श्रृंखला नज़र आती है। तो इस मामले में दोनों में फ़र्क है। और एक दूसरे लिहाज से दलितों में शिक्षा का जितना विस्तार महाराष्ट्र में संभव हो पाया है उतना बिहार में अभी नहीं हो पाया। और महाराष्ट्र में अस्मिताई सवालों पर दलितों की जितनी गोलबंदी होती है उतनी बिहार में नहीं हो पाती। किंतु सरजमीनी स्तर पर गरीबों दलितों का संघर्ष बिहार में महाराष्ट्र के मुकाबले ज़्यादा देखने में आता है। यदि आप देखेंगे तो भूमिहीनों का संघर्ष, वो सारे बहुजन तबके के लोग ही रहते हैं उस संघर्ष में। तो इस तरह के संघर्ष ज़्यादा वहाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, ये सब संघर्ष वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और बिहार में शासक वर्ग
ने जिस तरह से दलित और महादलित को विभाजित करके अलग अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग प्रारंभ की है, अब उसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में भी कमज़ोर जातियों को भाजपा आरएसएस अलग से संगठित करती हुई दिखाई देती है। वो धनगर जाति हो, नाई जाति हो, इस तरह की जो जातियां हैं उनको महाराष्ट्र में भी संगठित पड़ता है। बिहार में जिस तरह से नीतीश और बीजेपी ने मिल करके महादलितों और अत्यंत पिछड़े तबके का, पिछड़े वर्ग में जो दो कैटेगरी बिहार में है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़े वर्ग से जो केंद्रीय स्तर पर ओबीसी जिसको कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ये दो कैटेगरी बिहार में सबसे पहले अस्तित्व में आई थी कर्पूरी ठाकुर के रिजिम में। तो ये मौजूदा सरकार बिहार में जो चल रही है, तो इसकी कोशिश रही है कि ये महादलितों को और अत्यंत पिछड़ी जाति को तो एक नए किस्म के सामाजिक समीकरण के सहारे कुर्सी हासिल करने में ये वहाँ कामयाब रही है। और बीजेपी कमोबेश इसी किस्म की कोशिश सभी राज्यों में कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी उसको कामयाबी मिली है इस तरह की कोशिश में। दलितों की कुछ जातियों के भीतर पैठ बनाने में बीजेपी कामयाब रही है। पिछड़ों में जो कंपैरेटिवली पीछे रह गई जातियां हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन जिनका उस तरह से नहीं हो पाया है, तो ऐसी जातियों के भी की अस्मिता को उभारने का अपने दायरे में बीजेपी, जाहिर है बीजेपी आरएसएस अपने दायरे में ही चीज़ों को संगठित करती है, तो वो ब्राह्मणवादी मनुवादी दायरे में ही संगठित करके एक नए किस्म की सोशल इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में भी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। और एक जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, जो सबसे अहम है बहुजनों की दृष्टि से, ब्राह्मणवाद मनुवाद के समानांतर विकल्प के बतौर ढांचागत विकास जितना महाराष्ट्र में दिखाई देता है, बिहार में उसका पूरा अभाव दिखता है। यहाँ महात्मा फुले और बाबा साहब की विरासत के कारण ही शायद यह संभव हो पाया है, लेकिन आधुनिक काल में बिहार के पास ऐसी कोई विरासत नहीं है। लंबे समय से वहाँ जो है पिछड़े तबके से आने वाले जो है लोग सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर तबकों या कुल मिलाकर बहुजनों के जो है विकास के लिए जो कुछ वैकल्पिक ढांचा खड़ा करने का होता है, या सोशल जस्टिस की बात करते हैं हम, लेकिन सोशल जस्टिस का कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते हैं। आरएसएस बीजेपी की कामयाबी की एक बड़ी वजह है कि उसने स्ट्रक्चर खड़ा किया, स्कूल बनाए, बाबा साहब ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनी, जो है महात्मा फुले ने उस तरह से स्कूल खुलवाए। तो एक स्ट्रक्चर, इसलिए आज ढेर सारे इंस्टीट्यूट, ढेर सारे संस्थान महाराष्ट्र में दिखाई पड़ते हैं जो जिनका नेतृत्व दलितों के हाथ में है, जिनका नेतृत्व बहुजनों के हाथ में है। लेकिन ये बिहार में इसका एक अभाव दिखाई देता है। तो ये राजनीतिज्ञों की भी उदासीनता, जो बहुजन जो कथित ये हैं रहनुमा हैं बिहार के, तो उनकी इस बात में रुचि नहीं रही है। वो निजी तौर पर तो उन्होंने पूरा जो है अपने ब्राह्मणवादी तरीके के मोक्ष का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन बहुजनों की मुक्ति के लिए उनकी कोई बहुत चिंता या कोशिश, रचनात्मक कोशिश नहीं दिखाई पड़ती है। और एक दूसरा जो फ़र्क है कि बिहार से गरीबों, दलितों, वंचित तबकों का ज़बरदस्त पलायन है। ये इस लॉकडाउन में भी देखने में आ रहा है कि बिहार के जो बहुजन मजदूर हैं वही बड़े पैमाने पर फंसे हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि बिहार में न औद्योगिक विकास हो पाया सही ढंग से, न कृषि का कोई ढांचागत विकास हो पाया सही ढंग से, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या जो है बिहार में सॉल्व नहीं हो पाई, जो सामंती दबदबा है बिहारी समाज के भीतर वह भी ध्वस्त नहीं हो पाया, भूमि सुधार भी नहीं हो पाया। इन तमाम कारणों से बिहार से आज भी ज़बरदस्त पलायन दिखाई पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का पलायन दिखाई नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र में भीतर है पलायन, महाराष्ट्र के भीतर पलायन है। महाराष्ट्र के जो गांव हैं वहाँ से पलायन करके महाराष्ट्र के शहर में, महाराष्ट्र के कस्बे में लोग आते हैं मजदूरी करने, किराए पर रहते हैं, ये सब दिखता है।
लेकिन वो बाहर के राज्यों में उनका पलायन थोड़ा कम है। तो इस मामले में दोनों में ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन इसके साथ ही इन सारी जो है चीज़ों के साथ महाराष्ट्र में कॉरपोरेट वर्चस्व और उपभोक्तावाद का ज़बरदस्त असर दिखाई देता है। अब बिहार इस मामले में अपनी वस्तुगत परिस्थितियों के कारण पीछे है। और एक आंदोलन वगैरह की दृष्टि से बात करें तो महाराष्ट्र में आंदोलन के जितने फॉर्म लिए जाते हैं, बहुत आकर्षक जो है, टावर पर चढ़ जाना और ढेर सारे फॉर्म लिए जाते हैं, डीएम की कुर्सी जब्त कर लेना, मतलब इस तरह के फॉर्म बिहार में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये महाराष्ट्र इस मामले में काफ़ी यूनिक है। और वो आंदोलन के नए नए फॉर्म, आंदोलन के नारे, ये सब गढ़ने में महाराष्ट्र जो है बिहार से आगे है। तो ये एक जो है फ़र्क है दोनों में। और एक मैं और गंभीर, थोड़ा जो है आप दुखी हो सकते हैं मेरी इस बात से, लेकिन मैं इस पर आपसे बातचीत करने के लिए जो है तैयार हूँ। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का जिस तरह संस्थानीकरण हुआ है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, वैसा बिहार में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सोसाइटी ने भ्रष्टाचार को नियति मानकर कबूल कर लिया है। एक्सेप्टेंस बहुत है, भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इसलिए जो है महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सिलसिलेवार संघर्ष, खास करके बहुजनों का, गरीबों, दलितों का, मजदूरों का, उस तरह से कोई संघर्ष सिलसिलेवार दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार है, लूट है, तो उस लूट के खिलाफ बिहार में धारावाहिकता में संघर्ष भी है। लड़ते जूझते लोग शहादतें तक दे रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क हमें दिखाई पड़ता है दोनों जो है राज्यों में। तो इस दृष्टि से मैं समानता और असमानता को देखने की कोशिश बहुजन एंगल से कर रहा था। अब जाहिर है कि दोनों राज्यों की अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग विरासत है, अलग अलग और जो है संघर्ष है। लेकिन दोनों के जो है तार, जो विरासत के भी तार आपस में जुड़े हुए हैं, संघर्ष के भी तार आपस में जुड़े हुए हैं। और इन दोनों राज्यों में बहुजन एंगल से बात करें तो बामसेफ आदि संगठनों की सक्रियता बनी हुई है। और जो जिस तरह से महाराष्ट्र में सांस्कृतिक आंदोलन की एक भरी पूरी विरासत है, वैसी विरासत बिहार में दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस कारण से बिहार में कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से बहुजनों का जो कल्चरल ये है, डेवलपमेंट है, उस मामले में महाराष्ट्र बिहार की अगुवाई करता है। महाराष्ट्र एक तरह से जो है बहुजनों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। जो है जिस तरह से एक मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक वैकल्पिक संस्कृति गढ़ने का काम महाराष्ट्र में एक हद तक हुआ है और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। तो वैसी कोई कोशिश जो है बिहार में अतीत में उस तरह से नहीं दिखाई पड़ती है। सोशलिस्टों ने कुछ कोशिश की थी, जाति तोड़ो आंदोलन और ये सारी चीज़ें चलाई थी, लेकिन वो सोशलिस्टों की कोशिश वो लोहिया जी का जो रामायण मेला और ये सब में जो है कंक्लूड हो जाता है। तो ये उसकी सीमाएं थी, तो उस रूप में दिखाई देती है। फिर 74 का आंदोलन जब हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तो उसमें भी सांस्कृतिक और धार्मिक आयाम थे, लेकिन कालांतर में वो राजनीति पर केंद्रित हो गया ज़्यादा और सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य तक जाकर सीमित हो गया एक तरह से। हालांकि ये अलग बात है कि 74 आंदोलन के साथ ही आज भी पूरे देश में जगह जगह उन तमाम एजेंडों को लेकर, जो संपूर्ण क्रांति का एजेंडा है, तो उन एजेंडों को लेकर एक छोटे दायरे में सक्रिय दिखते हैं, ईमानदारी से संघर्ष करते हुए भी दिखते हैं, जो है दमन उत्पीड़न झेलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन कोई ठोस वो आज शक्ल नहीं ले पा रहा है। तो ये एक जो है सांस्कृतिक तौर पर इन दोनों राज्यों में आज ये दिखाई पड़ता है। और एक सामंती ऐठन की दृष्टि से देखें
तो जो है सामंती ऐंठन के मामले में भी दोनों राज्यों में सिमिलरिटी है। दोनों राज्यों में जो सवर्ण सामंती जातियां हैं उनमें जो है ज़बरदस्त सामंती ऐंठन मौजूद है। महाराष्ट्र में बात करें तो मराठाओं में जिस तरह सामंती ऐंठन है, उस तरह की सामंती ऐंठन बिहार में आपको भूमिहारों, राजपूतों, ये सब में देखने को मिल जाएगी। और उसी किस्म की बर्बरता, उसी किस्म से दमन उत्पीड़न की जो है उनकी घृणित कोशिशें ये दिख जाएंगी। तो ये कुछ सिमिलरिटी है। तो हम एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे के संघर्षों से ये जो नए समाज निर्माण का कार्यभार है, खास करके इन दो राज्यों के जो बहुजन यूथ हैं या फिर जो समानता में यकीन रखने वाले, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले, धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखने वाले, सामाजिक आर्थिक बराबरी में यकीन रखने वाले और मनुवाद, ब्राह्मणवाद को ध्वस्त करते हुए, फांसीवाद को ध्वस्त करते हुए एक बेहतर समाज बनाने का, जिसका सपना महात्मा फूले ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और हमारे इन तमाम जिसका सपना महात्मा बुद्ध। तो हम दोनों ये दोनों राज्य अपने अनुभवों से, अपने संघर्ष की विरासत से और आज की मौजूदा चुनौतियों को सामने रख करके, क्योंकि पूंजीवाद के भी अनुभव हैं, महाराष्ट्र के औद्योगिक समाज बनने के भी अनुभव हैं कि उसमें किस तरह से आर्थिक असमानता का जो सवाल है वो आज भी वहाँ भी अनुत्तरित है। उसमें जो प्रकृति पर्यावरण का सवाल है वो वहाँ भी अनुत्तरित है। और जो पुराने किस्म की एग्रेरियन सोसाइटी है, वो एग्रेरियन सोसाइटी के भी अपने क्राइसिस हैं। जो ग्रामीण समाज है उसके भी अपने क्राइसिस हैं। और जो जातिवाद है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसने जो कास्ट हायरार्की और वर्ण हायरार्की हज़ारों वर्षों से बना रखी है, उसको भी मुकम्मल तौर पर नेस्तनाबूद करने में जो है हम अभी कामयाब नहीं हो पाए। और जाहिर है, बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक ये ध्वस्त नहीं होता है तब तक न तो सामाजिक तौर पर लोकतंत्र स्थापित होगा और आर्थिक लोकतंत्र भी नहीं होगा, क्योंकि जाति मुख्य नियामक आज भी भारतीय समाज में बनी हुई है। ये महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। और रूलिंग क्लास जाति, धर्म, वर्ण का आज बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए, हालांकि इसका इस्तेमाल तो हज़ारों वर्षों से हो रहा है, लेकिन आज लोकतंत्र 21वीं सदी में ये लोकतांत्रिक परिवेश में भी इसका इस्तेमाल शासक वर्ग आज बहुत खूबसूरती से करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुजनों के जो तमाम बुनियादी प्रश्न हैं, उनके शिक्षा का प्रश्न, रोजगार का प्रश्न, सम्मान का प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को दबाते हुए एक जो है धार्मिक आधार पर उनको गोलबंद करने की, और कभी कश्मीर, कभी पाकिस्तान, कभी इस तरह के वायवी एजेंडे, हवाई एजेंडे के आधार पर उनको गुमराह करने की, उनका वोट बटोर लेने की और फिर कारपोरेट इंटरेस्ट में काम करने की। अब विदर्भ में किसान मारे जाएंगे, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करेंगे, तो उनको जब मुआवजा देने की बारी आएगी तो सरकार 1 लाख रुपया देगी मुआवजा। 1 लाख में भी 30,000 रुपया दिया जाएगा कैश उस समय, और फिर बाकी का पैसा 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। और वो ब्राह्मणवादी जकड़न सोसाइटी में इतनी है कि वो 30,000 में खर्च हो जाएगा। तो ये एकदम चौतरफा शोषण और पूरा जो कारपोरेट हाउस को किसानों को लूटने के लिए खुली छूट दे रखी गई है। बीज कारपोरेट हाउस बेचेगा, कीटनाशक कारपोरेट हाउस बेचेगा, और इन सब की कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन जब किसानों का उत्पादन होगा तो उत्पादित वस्तुओं की कीमत सरकार तय करने के लिए आ जाएगी। तो ये जो किसानों का शोषण है वो दरअसल अपने मूल अंतर्वस्तु में बहुजनों का शोषण है, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें या बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें। क्योंकि आज सवर्ण सामंती शक्तियाँ जो हैं वो लैंड से एक तरह से एब्सेंट हैं, वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की भूमिका में आ गई हैं। तो जाहिर है जो है उस दृष्टि से एक सवाल आ रहा है कि महिला आंदोलन की दृष्टि से दोनों राज्यों में क्या फ़र्क है। तो महिलाओं के आंदोलन की दृष्टि से देखने की कोशिश करें दोनों राज्यों को,
तो उसमें महाराष्ट्र अगुवाई करता हुआ दिखता है। महाराष्ट्र में महिलाओं की ज़बरदस्त गोलबंदी और जो है तमाम अस्मिताई सवाल हों या फिर जो उनके इज्जत का सवाल हो, यौन उत्पीड़न का सवाल हो, उन सवालों पर महाराष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं की गोलबंदी सामने आती है, तो वैसी गोलबंदी बिहार में नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस दृष्टि से वो, इसलिए मैंने शुरू में ही ये जिक्र किया इस बात का कि कल्चरली जो है, सांस्कृतिक तौर पर जो बहुजनों का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है महाराष्ट्र में, और इसकी अभिव्यक्ति है ये नर नारी जो है भागीदारी के रूप में, आंदोलनों में भूमिका के रूप में। तो ये बिहारी समाज में ये जकड़न अभी भी बनी हुई है। इसलिए वहाँ बहुत उस तरह से नेतृत्वकारी भूमिका में या फिर जो है महिलाओं की बड़ी गोलबंदी के तौर पर उस तरह से धारावाहिकता में नहीं दिखता है। किसी किसी घटनाओं में इस तरह की गोलबंदी सामने आ जाती है, और खास करके वहाँ जब भूमिहीनों का संघर्ष चलता है तो उसकी अगुवाई महिलाएं करती हुई दिखती है। उसमें दमन झेलते हुए महिलाएं दिखती हैं। पिछले 2-3-4 साल पहले भागलपुर में एक बड़ा जो है भूमिहीनों का आंदोलन हुआ था, उसकी पूरी जो है अगुवाई महिलाएं कर रही थी। महिलाओं को बहुत भयानक दमन का शिकार होना पड़ा था। तो और भी दूसरे इलाकों में भी, बिहार के दूसरे इलाकों में भी महिलाओं की इस रूप में भूमिका ऐसे सवालों पर देखने को मिलती है। जो है उनके जो बुनियादी सवाल हैं, रोज़मर्रा के सवाल हैं, उन सवालों पर संघर्षों में बहुजन महिलाएं, जो खासकर गरीब दलित तबके की महिलाएं, वो दिखती हैं। लेकिन और दूसरे सवालों पर उनकी गोलबंदी थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र में ये थोड़ा वो कल्चरली डेवलप होने की वजह से ये वाला हिस्सा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इस दृष्टि से एक साथी पूछ रहे हैं कि जात का क्या हाल है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कि बिहार में जो जातीय है, अस्मिता है, ये बाकी तमाम अस्मिताओं पर भारी है। और ख़ासकर वहाँ जो सवर्ण सामंती जातियाँ हैं वो एकदम कुनबे की तरह संगठित हैं और बहुत आक्रामक ढंग से संगठित हैं। वो जो भूमियार हों या ब्राह्मण हों या राजपूत हों, ये सभी जातियाँ वहाँ बहुत जो है मजबूती से संगठित हैं। और इधर जो कमज़ोर तबके हैं, कमज़ोर तबकों के भीतर की कुछ एक जातियाँ संगठित हैं, बाकी उसमें भी जो कमज़ोर रह गई हैं, पीछे रह गई हैं, तो वो अभी संगठित होने की प्रक्रिया में शामिल हैं। वो उस तरह से संगठित अभी तक नहीं हो पाई हैं। उसके भी एक जो है मुहिम चलती हुई बिहार में सोशल जस्टिस के नाम पर ये जो है दिखाई देती है ना। ये वो सोशल जस्टिस के समग्र एजेंडे को अभी जो है नए सिरे से सामने लाने के लिए बिहार के कुछ पुराने साथी और कुछ नए साथी, नौजवान साथी ये लगे हुए हैं, जो सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे को परिभाषित कर रहे हैं और उसको केंद्र में रख करके उसको राजनीतिक सवाल बनाने की एक जद्दोजहद चलाते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है दूसरे लेवल पर ये इस तरह की कोशिशें दिखती हैं। तो ये बिहार में जाति व्यवस्था आज भी बनी हुई है, ख़त्म हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन कमज़ोर तबकों का, कमज़ोर जातियों का असर्सन सामने आ रहा है। जो तथाकथित जो नीची कही जाने वाली जातियां हैं, उसका जगह जगह उभार, जगह जगह असर्सन सामने आ रहा है। हाँ, आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने मुझे सुना, इतना मौका दिया, आप सभी साथियों को, खास करके सत्यशोधक समाज विद्यार्थी संगठन को, और जितने लोग लाइव में आए, जितने लोगों ने व्यू किया, इन सब को बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे लॉकडाउन की घड़ी में सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन की इस मुहिम से जुड़कर हमें कुछ अपने विचार, अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। अब बिजनेस पार्टिसिपेशन की बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में बहुजनों का बिजनेस पार्टिसिपेशन दिखाई पड़ता है,
तो वैसा बिजनेस पार्टिसिपेशन बहुजनों का बिहार में दिखाई नहीं देता है। जैसे होटल्स की बात करें तो होटल्स पूरी तरह से सवर्ण सामंती ताकतों का उसमें ये है, वर्चस्व है होटल का व्यवसाय। नर्सिंग होम का व्यवसाय की बात करें तो नर्सिंग होम पर भी उसी तरह से जो है सवर्ण सामंती ताकतों का ही वर्चस्व है। इक्का दुक्का उसमें ओबीसी तबके के लोग मिल जाएंगे, दलित तो उसमें भी बहुत रेयर मिलेंगे, तो ये आपको दिख जाएगा। ठेकेदारी में आप बात करें तो बड़े बड़े जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पूरे बिहार में वो ज़्यादातर आपको सवर्ण सामंती ताकतें ही दिखाई पड़ेंगी, और जो है दलितों की भागीदारी उसमें एकदम न्यून, एक तरह से कहें अनुपस्थित हैं दलित वहाँ। ओबीसी की कुछ एक जातियाँ जो थोड़ा सत्ता में जिनको पर्याप्त भागीदारी जो है एक हद तक मिलने में कामयाबी हासिल हुई है, तो उन तबकों के भीतर थोड़े इक्के दुक्के ठेकेदार आपको दिख जाएंगे। लेकिन बहुजनों की आबादी के लिहाज से अगर पार्टिसिपेशन इसमें देखने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल है, नहीं दिखता है, बेहतर है। महाराष्ट्र में एक स्तर पर इन तमाम क्षेत्रों में, बिजनेस के क्षेत्र में, होटल्स में, जो है डॉक्टरी के पेशे में, इसलिए हमने शुरू में जिक्र किया जो शिक्षा वाला क्षेत्र है उसमें जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया बहुजन आंदोलन ने महाराष्ट्र में, वैसा बिहार में नहीं हुआ। तो इसकी अभिव्यक्ति दिखती है जिस तरह से महात्मा फुले के प्रयास से उसी ज़माने से दलितों की, शूद्रों की, ये सब की भागीदारी विभिन्न कामों में, विभिन्न रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देती है, तो ऐसा बिहार में नहीं दिखता है। बिहार में पिछड़ों की कुछ जातियों के पास खेती वगैरह की ज़मीन है, कुछ जातियों के कुछ ही लोगों के पास, बाकी जो शेष बहुजन हैं उनके हालात बदतर हैं। चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से एक सवाल पूछ रहे हैं साथी। चिकित्सा व्यवस्था जाहिर है, सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तभी जो है बहुजन तबके के स्वास्थ्य की गारंटी हो पाएगी, क्योंकि बहुजनों के बहुसंख्य आबादी की यह हैसियत नहीं है कि वो निजी नर्सिंग होम में इलाज करा पाए। तो बहुजन जो है बीमार पड़ने पर तभी बेहतर इलाज करा पाएंगे जब सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, उनके दवा इलाज की मुफ्त निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, जो है अस्पतालों में जांच की निःशुल्क सुविधा रहेगी, 24 घंटे डॉक्टर्स जो है उपलब्ध रहेंगे, तभी ये सारा पॉसिबल हो सकता है कि बहुजन तबके की बड़ी आबादी जो है अपने दवा इलाज करा सके। तो इस लिहाज से देखें तो बिहार और महाराष्ट्र में थोड़ा सा बुनियादी अंतर दिखता है कि महाराष्ट्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था है वो बिहार के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। अब जो पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं, वो थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, और जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वो थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, और कोई बहुत बेहतर स्थिति में हो, एक आदर्श स्थिति में महाराष्ट्र में भी नहीं है जो है चिकित्सा व्यवस्था, लेकिन बिहार के मुकाबले बेहतर है। बिहार में चिकित्सा केंद्रों के जो हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं, जो है वहाँ बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ये जो है सारा जो है फ़र्क दिखाई पड़ता है। एक साथी पूछ रहे हैं, अमोल, भाषावाद के वजह से बिहार में संघर्ष होता है क्या? भाषाई आधार पर महाराष्ट्र की तरह, तो मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक जो है भाषाई अस्मिता दिखाई देती है, वैसा जो है बिहार में नहीं दिखाई देता है। बिहार में थोड़ी जो है वो मिथिलांचल के लोग जो है, बाकी अंगिका क्षेत्र पर भी मैथिली भाषा तो कोशिश होती है, भोजपुरी भाषा को लेकर जो है थोड़ी कोशिश होती है, लेकिन भाषा को लेकर कोई आपस में बहुत खूनी संघर्ष हो गया हो तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से भाषाई अस्मिता वहाँ दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये सही चिंता जाहिर कर रहे हैं प्रखर कुमार प्रहरी जी। ये तो बात सही है कि जो आज की चुनौतियां हैं
उन चुनौतियों को सामने रख करके जो बहुजन तबके के युवा हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे पर रोजगार के जो तमाम साधन हैं, इसलिए जो है क्षेत्रों में रिजर्वेशन की मांग ये सब उठती रही है। इसलिए जो है मुकम्मल भूमि सुधार जो आज भी अनुत्तरित है। बहुत लोगों को लगता है कि भूमि सुधार की ज़रूरत क्या है। देखिए, लेकिन भूमि सुधार का जो सवाल है आज भी ग्रामीण समाज के जीवन मरण का सवाल है। और ग्रामीण समाज से आपको सवर्ण सामंती जकड़न को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भूमि सुधार हो, क्योंकि भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीने का जो है एक सहारा बनती है। और जिसके पास एटलीस्ट भूमि रहती है 5 एकड़, 7 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, तो उसके जो है एक लेवल पर खाने पीने का एक इंतज़ाम, तो एक जो है ज़िंदगी में उसकी जो ये दुश्चिंताएं हैं उसकी एक स्तर पर कम होती है। तो इन तमाम सवालों को केंद्र में रख करके शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल है ना, भूमि का सवाल, रोजगार का सवाल, ये जो कारपोरेट लूट हो रहा है देश में, जो संसाधनों की लूट हो रही है, और सरकारें जिस तरह से पूंजीपतियों को बेल आउट पैकेज दे रही हैं, पूंजीपतियों को जिस तरह से तरह तरह की छूट दे रही है, इस लॉकडाउन पीरियड में पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का एक भी मौका सरकार नहीं चूक रही है। और जबकि गरीबों, दलितों, खास करके बहुजनों के हितों की बारी आती है, तो आज भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बहुजनों के खिलाफ फैसले इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ले रहा है। सरकारें जो है किस तरह से जो है फैसले ले रही हैं। तो ये बहुजन बुद्धिजीवियों का किस तरह से दमन उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। तो इन तमाम पहलुओं पर नए सिरे से सोचने और एक जो है एकजुट होकर के इन तमाम सवालों पर, और ये एकजुटता जो है राज्य की सीमाओं के आर पार, जाति धर्म के आर पार एकजुटता है ना, और जो है इन सवालों पर एक एकजुट संघर्ष ही रास्ता दिखाएगा। और जो संघर्ष की विरासत हमें महात्मा फुले, महात्मा पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद बिरसा, ऐसे जो हमारे महानायक हैं, उन महानायकों से जो हमें विरासत मिली है, उस विरासत की ज़मीन पर खड़े होकर के आज हमें मौजूदा दौर की चुनौतियों को नए सिरे से समग्रता में और समग्र एजेंडे के साथ, तो ये छिटपुट आधे अधूरे एजेंडे के साथ संघर्ष जो है वो कुछ एक चुनाव जीतने में कामयाबी दिला सकता है, लेकिन बहुजनों के मुकम्मल हक अधिकार की गारंटी नहीं कर सकता है, या जो समतामूलक समाज बनाने का एजेंडा है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। और समतामूलक समाज की जब तक रचना नहीं होगी, तब तक महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को ये मुकम्मल अधिकार की गारंटी नहीं हो सकती है। तो ये जो है हमें नए सिरे से, खासकर नई पीढ़ी के जो 21वीं सदी के टेम्परामेंट वाले नौजवान हैं, जो वैज्ञानिक चेतना से लैस नौजवान हैं, जिनको भगवा शक्तियों ने जिनके दिमाग में गोबर नहीं भरा है या गोबर भरने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे जो है युवाओं को नए सिरे से इन सवालों पर सोचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात यहीं पूरी होती है। अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में थोड़ा राहत सामग्री वगैरह वितरण के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। मैं इस सिचुएशन में भी नहीं था कि आपसे बात कर पाऊँ, लेकिन ये मौका सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन ने दिया। सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन को बहुत बहुत आभार, और आप सबों को, जिन साथियों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी भावनाएं, अपनी समझ हमसे साझा की, जो कुछ सवाल की शक्ल में आए, कुछ सुझाव के शक्ल में आए, कुछ चिंता की शक्ल में आए। आप तमाम साथियों को एक बार जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, धन्यवाद।